तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए जीएस 4 को लेकर के आपके सामने एथिक्स को लेकर जो चैलेंजेस आते हैं लिखने संबंधी कि किसी विषय पर आपकी समझ तो है लेकिन लिखने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, उसको लेकर हमने पहला पार्ट देखिए अपलोड कर दिया है। नहीं देखा तो आप देखिए जा करके। इसके आगे का आपका सेकंड पार्ट आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ मुद्दे जो आपके छूट गए थे सिलेबस के पॉइंट्स उनको हम बताएंगे इसमें, और उन पर क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, कैसे लिखना है आपको वो बताया गया है। पीछे आपको डेफिनेशंस कुछ शब्दों की बता दी गई है, जैसे सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, इन शब्दों पर क्या आपको डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद फिर जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस पर आपको लिखकर चले आना है ना। समझ आपकी बेहतर हो जाएगी अगर किसी भी विषय पर, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे उस विषय को। तो आज हम सेकंड पार्ट में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपके सिलेबस में महान नेता और व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है। तो अब महान नेता और व्यक्तित्व के बारे में जब भी आपको लिखने को आता है तो यह जो पैरामीटर बताया गया है ना, इस पैरामीटर के भीतर रहकर ही आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं। कौन कौन सा? जैसे देखिए, जैसे पहला आपका जो है वह है मानव कल्याण सर्वोपरि के रूप में रखते थे। जैसे कोई भी आपका एक तरीके से आप कोई भी विचारक होगा, चाहे वो भारतीय होगा चाहे वो विदेशी होगा, है ना, सब क्या करेंगे, मानव कल्याण को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे और सदैव सार्वजनिक हित से सोचेंगे। वो किसी भी चीज को सोचेंगे वो व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सदैव सार्वजनिक हित में सोचेंगे। तीसरा, अनुशासन जीवन में रहेगा उनके और वैचारिक स्पष्टता रहेगी, चाहे कोई भी विचारक हो। और उस वो क्या है, नैतिकता का प्रबल पक्षधर होगा। साथ ही साथ कोई सामाजिक बदलाव का संकल्प लेंगे और उसको साकारित भी करेंगे। हृदय में समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव रहेगा सदैव इन विचारकों के, और राष्ट्रवादी भावनाओं से कार्यरत रहेंगे। अब कोई भी विचारक आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, ठीक है, चाहे वो आपके अरस्तु या प्लूटो हो, सभी को आप देखेंगे तो सभी के विचार या सभी की स्वीकार्य बातें होती हैं, सामान्य स्वीकार्य बातें इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर सारी स्थापित हो जाती हैं। आपको सोचना किस एंगल पर है यह आपको बताया गया है। अब किसी भी विषय पर आपको साधारण पॉइंट डालने तो ये हो जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के विषय में, उसकी विशेष विचारधारा के विषय में डाल देंगे आप, है ना। वो किस तरीके से सार्वजनिक हित में सोचते थे, व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर, वह बता देंगे। उनकी कुछ घटनाएं बता देंगे, तो ये वह व्यक्ति विशेष आंसर हो जाएगा। लेकिन यह जो सामान्य पॉइंट बताए गए हैं ये हर जगह लागू होंगे, तो पहले यह ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है, वो उग्र राष्ट्रवाद की जगह किसकी बात करते थे, उदार राष्ट्रवाद की बात करते थे। अगर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू पर ही आ जाता है लिखने के लिए, तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। धार्मिक राष्ट्रवाद की जगह क्या रखते थे, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक थे वो। क्या वो मार्क्सवादी समाजवाद की बात करते थे, नहीं, वो किसकी, लोकतांत्रिक समाजवाद की, है ना। यहाँ पे वर्ग समन्वय की बात होती है, यहाँ पर वर्ग संघर्ष की बात की जाती है। आगे बात की जाती है वैज्ञानिक मनोवृत्ति की बात करते थे वो, है ना। आप देखते होंगे वैज्ञानिक मनोवृत्ति और वैज्ञानिक मानवतावाद। अगला अगला आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि जब भारत आजाद होता है तो पंचवर्षीय योजना वहां से 1952 से आपकी प्रारंभ हो जाती हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की उन्होंने, और पंचशील सिद्धांत दिया गया उनका, और गुट निरपेक्षता की बात की। तो यह कुछ जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं, आपके की पॉइंट्स हैं, ये दिमाग में रहने चाहिए। इसके आधार पर ही आप अपना उत्तर लेखन करिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप देखने जा रहे हैं वो महात्मा गांधी के विषय में देखने जा रहे हैं। क्या गांधी जी के विचारों के बारे में जब भी आपसे लिखने को आता है तो कैसे लिखते हैं आप? क्या कोई एक फ्रेमिंग बनाते हैं अपने दिमाग में कि नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं तो आपको बताया जा रहा है किस आधार पर आपको लिखना है गांधी जी के विचारों को जब भी आप लिखेंगे। तो चार एंगल पर आपको, चार डायमेंशन पर सोचना है। पहला आपको सामाजिक डायमेंशन पर सोचना है, दूसरा आर्थिक एंगल पर सोचना है, तीसरा राजनीतिक, चौथा आपको धार्मिक एंगल पर सोचना है। तो ये चारों एंगल देखिए डायमेंशन पर जब आप सोचेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको उत्तर लिखना, है ना। जब सामाजिक विचार आप देखेंगे कि गांधी जी के सामाजिक क्षेत्र में क्या विचार थे, फिर आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र को लेकर क्या विचार थे, और राजनीतिक और धार्मिक। तो सामाजिक क्षेत्र में जब हम देखेंगे तो उनका सर्वोदय का यहाँ पर सिद्धांत समझ में आएगा, है ना। सर्वोदय समझ रहे हैं, उसके नाम में ही निहित है क्या, सभी का उदय। दूसरा, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे गांधी जी। तीसरा, सुभेद वर्गों को लेकर के बात करेंगे, वो उनके कल्याण की बात करते हैं ना, हरिजन जैसे शब्द देते हैं। मद्यपान निषेध की बात करते हैं, और गांधी जी का जंतर जरूर डालिएगा जब भी सामाजिक क्षेत्र में डालना है। तो समाज के सभी वर्गों के विषय को लेकर के क्या गांधी जी की मान्यता थी, क्या विचार थे उनके, यही लिखा जाता है इसके अंतर्गत। आर्थिक पहलू पर गांधी जी के विचार जब देंगे तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर वंशानुगत पेशे की बात करते थे, है ना, जैसे भगवत गीता में भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है, उसी आधार पर ही गांधी जी ने भी उसी आधार को माना है। और वो बताते थे कि वंशानुगत पेशा अगर करेगा व्यक्ति तो उसके कार्य में क्या आएगा, विशिष्टीकरण आएगा, है ना। और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। श्रम विहीन धर्म धन को क्या मानते थे वो, सामाजिक पाप। पीछे आपको बताया गया गांधी जी के 7 पाप, उसी में श्रम विहीन धन था, उसको वो सामाजिक पाप के रूप में देखते थे। तो आर्थिक पहलू पर देखिए गांधी जी के विचार, सामाजिक पहलू पर गांधी जी के विचार स्पष्ट हो गए। राजनीतिक पहलू पर क्या सोचना था उनका, तो यहाँ पर बताइए आप, राजनीतिक अराजकतावाद के समर्थक थे। कैसे? वो कहते थे कि राज्य जैसी कोई इकाई नहीं होनी चाहिए।
अब एक बात बताइए, आज के समय में यदि राज्य जैसी कोई इकाई नहीं होगी तो एक राजनीतिक अराजकतावादी स्थिति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो इसी को बता सकते हैं आप राजनीतिक स्थिति में एक अराजकतावादी सिद्धांत के समर्थक, क्योंकि काफी यूटोपियन सिद्धांत माना जाता है जो गांधी जी के द्वारा दिया गया। अगला राजनीति के बारे में आप एक सामाजिक पाप के रूप में पढ़ते हैं कि सिद्धांत विहीन राजनीति क्या होती है, एक सामाजिक पाप होती है ना। राजनीति पर इन्होंने यह विचार दिया। धार्मिक क्षेत्र में देखिए सदैव सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, और उनका एक एकादश व्रत भी है क्या, सर्वधर्म संभाव। 11वां हमने पढ़ा था, आपको बताए थे ना 5 जो आपके सर्वधर्म जो एकादश व्रत थे, वो आपको पता है 3 आ थे 3 शा थे। 3 शा में एक था आपका कौन सा, सर्वधर्म संभाव। तो यहाँ देखिए आप धार्मिक क्षेत्र में यह बताएंगे। फिर बताएंगे सत्य अहिंसा का अनुपालन किया इन्होंने जीवन में अपने। और धर्म, धर्म का मतलब गांधी जी के लिए होता था नैतिकता, और धर्म आधारित राजनीति की बात करते थे, है ना। और सत्याग्रह की बात की इन्होंने हमेशा। तो अब चारों डायमेंशन पर अब गांधी जी के विचार जब लिखेंगे तो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे। यदि एक एंगल पर कोई सोचना आप शुरू करेंगे गांधी जी के विचारों पर तो नहीं इतना समझ पाएंगे, लेकिन गांधी जी के विचारों पर आप 4 डायमेंशन में सोचना शुरू करेंगे ना तो गांधी जी के विचार आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आएंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, आपको तैयार केवल यही करना है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। इतना खाली जानना है किन डायमेंशन पर हमको इनके विचारों को खोलना है ना। फिर अहिंसा क्या होता है, अहिंसा पर आ जाए, आप बताइए भाई होता क्या है अहिंसा, तो सब जानते हैं। तो आप बता दीजिए, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब इससे किसी को भी कष्ट ना दिया जाए, तो वही है आपकी अहिंसा। सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की विजय के हेतु किया जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष, है ना, वही होता है क्या आपका सत्याग्रह। अब एक सवाल आया था आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है यूपीपीसीएस के, कि गांधी जी की प्रासंगिकता बताइए, क्या आज के समय में है गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। तो गांधी जी के विचार आपने सोच लिए, है ना, 4 डायमेंशंस पर आपने विचार सोचे, तो अब गांधी जी की प्रासंगिकता लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले आप देखेंगे वर्तमान समय में कौन सी समस्याएं हैं, उस संदर्भ में गांधी जी ने क्या कोई विचार दिए हैं, क्या उनके विचारों को लागू किया जा सकता है। बस यही है गांधी जी की प्रासंगिकता का मतलब, यही होता है। जैसे भ्रष्टाचार निवारण में अगर आप बताएंगे तो कहेंगे हाँ भाई भ्रष्टाचार निवारण में गांधी जी के अगर कुछ सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। किसे, जैसे एकादश व्रत हो गया आपका, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो दिया गया, गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया, और सदैव साधन की पवित्रता पर बल देते थे, है ना। तो ये सिद्धांत क्या थे, भ्रष्टाचार निवारण में अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। नैतिक द्वंद्व की स्थिति में, जैसे नैतिक द्वंद्व की स्थिति आप जानते हैं ना, जब संकट की स्थिति हो, जब नैतिक द्वंद्व क्या होता है, जब आपके पास में क्या है, कोई मान लीजिए विधि है ना, और आपकी अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से कुछ बात आपको लग रही गलत है, विधि के अनुसार लग रही बात सही है, लेकिन अब नैतिक द्वंद्व यहाँ पर स्थिति है कि आप अगर करें तो करें क्या। तो यह होती है आपकी नैतिक द्वंद्व की स्थिति, अस्पष्टता की स्थिति जब आ जाती है। तो उस आधार पर क्या है, गांधी जी के जंतर का प्रयोग किया जा सकता है ना। आप अपने उस कृत्य से देखिए कि क्या किसी आपकी नजर में सबसे जो गरीब व्यक्ति है ना, जो सबसे वंचित वर्ग है, वंचित व्यक्ति है, उसको कोई नुकसान इसका तो नहीं हो रहा है। यही गांधी जी का जंतर था। मनोवृत्ति परिवर्तन की बात की जाती तो वहां पर गांधी जी ने बोला है सत्याग्रह का अनुपालन करिए जीवन में, अंत्योदय की बात की है। सामाजिक क्षेत्र में सुभेद वर्गों हेतु शिक्षा को लेकर के गांधी जी के विचार पीछे पड़े हमने। धार्मिक क्षेत्र में गांधी जी सर्वधर्म संभाव की बात करते थे। आज के समय में जो धार्मिक एक तरीके से सद्भाव खत्म होता जा रहा है, उसको लेकर गांधी जी के कौन से सर्वधर्म संभाव की बात की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, बिल्कुल की जाती है। दूसरी बात है आर्थिक क्षेत्र में, हमने अभी आर्थिक क्षेत्र में विचार पढ़े कि नहीं पढ़े उनके, तो आर्थिक क्षेत्र में भी बात की जा सकती है क्या, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और नैतिक विचारक का सिद्धांत, है ना। तो ये बातें जो हैं सारी की जा सकती हैं किसमें, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंतर्गत की जा सकती हैं। ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में देखिए यहां पर भी गांधी जी क्या बात करते हैं, गांधी जी का एक स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए, क्या, प्रकृति का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मात्र होना चाहिए। प्रकृति का प्रयोग यदि आप अपने लालच के लिए करेंगे ना तो सदैव प्रकृति क्या करेगी, आपको सदैव नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए गांधी जी की प्रासंगिकता के बारे में अगर आपसे लिखने को आएगा तो आप बहुत बेहतर ढंग से देखिए इन सारे पॉइंट्स पर लिख लेंगे, है ना, जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। चलिए अब गांधी जी की प्रासंगिकता से यहाँ से आपसे सवाल क्लियर हो गया और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब देखते हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में आ जाए, पूछा जाए कि क्या भारतीय दर्शन में नैतिकता की बात की गई, क्या नैतिक मार्ग के बारे में क्या किस तरीके से चर्चा की गई भारतीय दर्शन में। तो आप दर्शन के बारे में क्या बताएंगे, भारतीय दर्शन के बारे में आप अगर लिखना शुरू करेंगे तो कहीं से थोड़ी नहीं लिखना शुरू कर देंगे, आप शुरू करेंगे कहाँ से, वैदिक साहित्य से लिखना शुरू करेंगे। वैदिक साहित्य में सबसे पहले देखिए आप कठोपनिषद से शुरू करेंगे। क्या कठोपनिषद में कोई बात बोली गई है नैतिक मार्ग को लेकर के, क्योंकि हमारे दर्शन में सदैव केंद्र में क्या रहा है, नैतिकता हमारे केंद्र में रही है। कठोपनिषद में बोला जाता है शरीर हमारा रथ है और विवेक हमारा क्या है, सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं। कहने का मतलब यह होता है यदि मन पर लगाम मतलब नहीं लगाया गया, है ना, और किसके माध्यम से, विवेक के माध्यम से, तो हमारा शरीर किधर भागेगा, इंद्रियों की ओर भागेगा, है ना। हमारे शरीर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए विवेक और मन, इनको दोनों, मन मतलब यानी कि होता है लगाम लगाना बहुत जरूरी है, और विवेक मतलब हमारा सारथी के रूप में कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे भगवत गीता में निष्काम कर्म की बात की जाती है, आपद धर्म की बात की जाती है। आपद धर्म आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है।
आपद धर्म होता है कि कभी कभी कुछ बातें जो जो सामान्यतः अनैतिक मानी जाती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होता है, उन्हें नैतिक कैटेगरी में डाला जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको भगवत गीता, एक तरीके से आपको महाभारत का एक प्रसंग याद होगा, जब युधिष्ठिर ने बोला था हाथी मारा गया, लेकिन जो अश्वत्थामा है ना, वो आपद धर्म की स्थिति थी यहाँ पर। यानी कि यदि बुराई को समाप्त करने के लिए कोई झूठ बोला जाता है तो वह झूठ नहीं माना जाता है ना, वो सत्य की कैटेगरी में ही उसे डाला जाता है, उसी को बोलते हैं आपद धर्म। अगला फिर हम आएंगे जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में बताएंगे। यहाँ पर भी देखिए श्यादवाद की जो बात की गई है, उसके बाद प्रकृति प्रेम की बात यहाँ पर की जाती है, 3 रत्न बताए गए, पंच महाव्रत बताए गए है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। उन्हीं को बौद्ध धर्म में उन्हीं पंच महाव्रत को पंचशील बोल दिया जाता है, और 4 आर्य सत्य बताए जाते हैं, है ना। और प्रतीत समुत्पाद, यानी कि प्रतीत समुत्पाद समझते हैं क्या होते हैं, कोई अगर घटना हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ये सारे क्या है हमारे दर्शन में जो विचार दिए गए हैं, ये नैतिक मार्ग में एक तरीके से हमारा विश्वास ही बढ़ाते हैं। इसीलिए हमारा जितना भारतीय दर्शन है वो कहां पर किस पर आधारित है, नैतिकता को केंद्र में रखकर सदैव गढ़ा गया है। और फिर शंकराचार्य का दर्शन आप जानते हैं, अद्वैतवाद का जो दर्शन है शंकराचार्य का हमारे, है ना, इनको भी आप जानते हैं। 4 इसमें क्या है, पीठ की स्थापना की गई, कौन सी, ज्योतिर्पीठ है आपकी, गोवर्धन है, शारदा है, श्रृंगेरी है ना। इन 4 पीठों के बारे में अक्सर बोला था, 4 मठों की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा। फिर नव वेदांतवादी दर्शन, नव वेदांतवादी क्या होते हैं, ये वेदांत जो दर्शन था आपका, उसकी व्यवहारिक और युग अनुकूल व्याख्या की गई इनके द्वारा। नव वैदांतिक कोई दार्शनिक आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को क्या बोला जाता है, उनको नव वैदांतिक दार्शनिक के रूप में ही जाना जाता है। तो ये हमारा क्या है, भारतीय दर्शन है, जो अत्यंत समृद्ध नजर आता है कि नहीं नजर आता है, नैतिकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अगर कभी भी लिखने को आए दर्शन के बारे में तो यहीं से शुरू किया कीजिए और नव वेदांतवादियों तक लिखा करिए, है ना। अब निष्काम कर्म की गीता में बात की जाती है, निष्काम कर्म होता क्या, कोई आपसे पूछ दे तो क्या फल के बिना कोई काम किया जाता है, मतलब निष्काम कर्म कहने का मतलब क्या आप ये समझते हैं क्या कि परिणाम के बिना कोई कार्य, ऐसा नहीं होता है। कभी भी लिखिएगा तो लिखिएगा परिणाम की आसक्ति से रहित होकर, मतलब परिणाम की आपको इच्छा नहीं करनी है, परिणाम तो मिलेगा, वो सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिणाम की आसक्ति से रहित होकर कोई कर्तव्य का पालन करना ही क्या कहलाता है, निष्काम कर्म कहलाता है। आपद धर्म क्या होता है, देखो पीछे बताया था मैंने, विशिष्ट परिस्थितियों में जब प्रयोजन अच्छा हो, है ना, और प्रगतिशील मानवीय मूल्यों का भाव हो, तो गलत कार्य भी नैतिक दृष्टि से क्या माना जाता है, गलत नहीं माना जाता है, सही माना जाता है। एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया। अब इसके आगे ये हमने देख लिया भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतक देख लिया, उसमें गांधी जी मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे विश्व के कुछ नैतिक विचारक और उनके दार्शनिक विचार क्या हैं, है ना, उनका दर्शन क्या है। इसमें सबसे पहले कौन कौन से हमें विचारक देखने हैं, 2 ही 3 4 विचारक हैं जिनको हमें समझना है, और यहीं से प्रश्न भी यूपीपीसीएस में आ जाता है। एक आपका देखिए सुकरात के बारे में समझना है, सुकरात के बाद हम प्लूटो के बारे में समझेंगे, प्लूटो के बाद हम अरस्तु के बारे में समझेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम बेंथम और मिल के बारे में देख लेंगे, और हीगल के बारे में भी यहाँ पर समझ लेंगे हम। फिर हम अमर्त्य सेन के बारे में, हम देखिए यहाँ पर कुछ ज्यादा विचारक समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से अक्सर यूपीपीसीएस क्या है, प्रश्न पूछता रहता है। देखिए सबसे पहले हम सुकरात एक एक करके देखते हैं। सुकरात के बारे में अगर जानना है हमें, तो सुकरात के बारे में इतना जानिए कि सुकरात के पहले तक जो भी यूरोपीय जगत में जो भी विचार दिए जाते थे ना, वो मानव केंद्रित विचार दिए जाते थे। यानी कि हर कार्य क्या होता था, मानव को केंद्र में रखकर किया जाता था, यानी कि मानव की भलाई के लिए कोई भी विचार जो दिया जा रहा है उसे नैतिक माना जाता था। मतलब मुख्य रूप से पृष्ठभूमि में केंद्र में कौन रहता था, मानव रहता था। जब सुकरात आते हैं वो कहते हैं कि सद्गुण को केंद्र में रखना है ना, अच्छे गुणों को केंद्र में रखकर सोचना चाहिए। और अच्छे गुण क्या होता है, इन्होंने बोला ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का अगर यह स्टेटमेंट आप जानते हैं, कभी भी सुकरात पर प्रश्न आता है तो इससे शुरू किया करिए, एक स्टेटमेंट उनका बताइए, क्या ज्ञान ही सद्गुण, इन्होंने इससे इस संदर्भ में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इन्होंने यह बात क्यों की, क्योंकि इसके पहले क्या व्याख्याएं की जा रही थी उस समाज में, उस यूरोपीय समाज में, फिर उसके आधार पर आप बताएंगे ना, हाँ सुकरात क्यों आखिर इतना चर्चित हुए। तो आप सुकरात के विचार समझ गए होंगे कि सुकरात ने क्या किया, सद्गुणों को नैतिकता का केंद्र बिंदु माना। इसके पहले क्या था, किसको केंद्र में रखा जाता था, मानव को। तो जब मानव को केंद्र में रखा जाएगा तो सारी व्याख्याएं जो दी जाएंगी, अवधारणाएं कैसे दी जाएंगी, व्यक्ति के सापेक्ष व्याख्याएं दी जाएंगी, आत्मनिष्ठ होकर व्याख्याएं दी जाएंगी, है ना। फिर इन्होंने ज्ञान को सद्गुण माना, हालांकि इनकी भी आगे आलोचना की जाएगी अरस्तु के द्वारा। कैसे की जाएगी, वो कहेंगे केवल ज्ञान ही नहीं होता है सद्गुण, ज्ञान प्लस उसका अभ्यास। हमें ज्ञान तो है लेकिन हम अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो हमारा उत्कृष्ट चरित्र नहीं होगा। ये आगे अरस्तु इनकी बातों को काटेंगे, है ना। लेकिन चलो अभी हम सुकरात देख रहे हैं। सुकरात के बाद दूसरा विचारक कौन सा देखना है हमें, विदेशी विचारक प्लूटो। प्लूटो के बारे में कुछ भी आता है ना, आप प्लूटो के 4 कार्डिनल पर लिख के आइएगा। देखिए नैतिक विचारक हैं, इनके बारे में मुख्य पॉइंट क्या होंगे, अगर इनके विशेषताएं आती, इनके विचार आते हैं लिखने को, तो इनके विचार तो वही बताने जो पीछे आपको समझाया, क्या सार्वजनिक हित में मानव कल्याण सर्वोपरि रखेंगे, सार्वजनिक हित में सोचेंगे, राष्ट्र हित में सोचेंगे, है ना, और कभी भी व्यक्तिगत हित में नहीं बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप बहुत कॉमन पॉइंट्स होते हैं सभी विचारकों के, चाहे वो भारतीय विचारक हो चाहे नैतिक हो। लेकिन अगर मान लो प्लूटो पर स्पेशल रूप से आता है, प्लूटो पर प्रश्न, तो क्या लिखोगे, अरस्तु पर आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ज्ञान ही सद्गुण है।
प्लूटो पर आपको याद रखना इसके चार कार्डिनल इन्होंने कौन कौन से दिए। चार कार्डिनल इन्होंने इसलिए बताया कि यह चार कार्डिनल अगर सही से अपने मतलब कि एक तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के यदि कार्य करते हैं तो समाज में क्या है, एक बिना एक अराजकता की एक अच्छी स्थिति पैदा होगी, जिससे क्या है समाज में एक नैतिक व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। इनके विचार इस तरीके से थे। तो ये चार कार्डिनल है क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो चार कार्डिनल आपको बताने हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के अंदर विवेक है, इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इन बातों की चर्चा की है। इनकी यानी इन्होंने बोला किसी के पास यदि विवेक है तो उसे क्या बनना चाहिए, उसे समाज में प्रशासक का दर्जा देना चाहिए। ठीक है। यदि किसी के अंदर साहस है तो उसे योद्धा का दर्जा देना चाहिए। यदि किसी के अंदर संयम है तो उसे उत्पादक का दर्जा देना चाहिए। ठीक। तो इन्होंने तीन कार्डिनल बताए। इन तीन कार्डिनल में अगर हस्तक्षेप का सिद्धांत होगा, मतलब ये तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो चौथा कार्डिनल स्थापित होगा। वो कौन सा था, न्याय का सिद्धांत, है ना। बस यही प्लूटो के बारे में समझना था। कितना आसान है समझना कि नहीं। चार कार्डिनल के बेस पे इन्होंने पूरी सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर दी है ना। और ये तीनों कार्डिनल के बीच में हस्तक्षेप रहेगा तो चौथा क्या होगा, न्याय की अवधारणा का विकास हो जाएगा उस समाज में। यही प्लूटो के बारे में जानना है। इनकी भी आलोचना होगी। क्यों, क्योंकि भैया आपने किस आधार पर ये तीन असमान वर्गों में समाज का विभाजन कर दिया। ये तो तुमने अपने आधार पर विभाजन कर दिया ना। ये एक तरीके से मध्यम वर्गीय या कुलीनवादी इनकी विचारधारा मानी जाती थी, किसकी, प्लूटो की। गैर लोकतांत्रिक आधार पर इनकी आलोचना भी की गई। चलो, प्लूटो से संबंधित आपको जानकारी हो गई। अरस्तु से संबंधित आप लिख लेंगे। अब सॉरी, सुकरात से संबंधित लिख देंगे। प्लूटो से संबंधित आएगा आप लिख देंगे कुछ ना कुछ। अरस्तु से संबंधित यदि आएगा तो आप किन बिंदुओं पर सोचेंगे। सबसे पहले आप अरस्तु से संबंधित आएगा तो विवेकशीलता वाले मुद्दे पर सोचेंगे। इन्होंने कहा कि इच्छाओं और आवेगों को किसके माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए, अपनी बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए, है ना। यदि आपको नैतिक रहना है अपने जीवन, तो विवेकशीलता के आधार पर बात की इन्होंने। इन्होंने कहा कि अपनी इच्छाओं को, अपने आवेगों को किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उस पर नियंत्रण करना चाहिए। फिर दूसरा, इन्होंने मध्यम मार्ग का समर्थन किया। ये कहते थे कि दो अतियां, यानी कि दो अतियां होती हैं, उनके सदैव बीच का मार्ग निकालना चाहिए। यही मध्यम मार्ग की चर्चा किसके द्वारा, बौद्ध धर्म में भी की गई है। मध्यम मार्ग की यही चर्चा है ना। वही मध्यम मार्ग की चर्चा का समर्थन कौन करते हैं, मध्यम मार्ग का अरस्तु भी करते हैं। कुछ अलग थोड़ी करते हैं। भारतीय दर्शन में वो सारे तत्व मौजूद होंगे जो यहाँ पर विदेशी विचारकों के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये मध्यम मार्ग में बोलते हैं कि जैसे दो अति, साहस क्या है, साहस उद्दंडता और कायरता के बीच का मार्ग है ना। उद्दंड है व्यक्ति तो वो भी एक अति है, कायर है वो भी एक दूसरी अति है ना। कुछ ना बोलना वह भी कायरता है, बहुत अधिक बोलना उद्दंडता। इनके बीच का मार्ग होता है साहस। तो इसका समर्थन करते हैं कौन, आपके अरस्तु। और तीसरा देखिए पॉइंट आपको पीछे बताया था कि सुकरात की आलोचना के संदर्भ में उन्होंने पॉइंट दिया, केवल ज्ञान ही नहीं, ज्ञान ही सद्गुण नहीं है, ज्ञान और उसका अभ्यास सद्गुण है ना। तभी उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण होता है। और श्रेष्ठ मानव की अवधारणा दी इन्होंने। श्रेष्ठ मानव के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे श्रेष्ठ मानव के कुछ लक्षण कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अरस्तु के द्वारा। जैसे एक दो चार सिद्धांत बताता हूँ। श्रेष्ठ मानव को जैसे सिद्धांत होता है, वह किसी व्यक्ति किसी की मदद करेगा, उसके बाद कभी भी उस सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखेगा कि वो भी उसकी मदद करे, है ना। सदैव मानव कल्याण के लिए कार्य करेगा, है ना। कभी भी व्यक्तिगत हित में कार्य नहीं करेगा। तो वही सारे किसी महान विचारक के जो लक्षण होते हैं ना, वही श्रेष्ठ मानव के लक्षण होते हैं। यह इन्होंने श्रेष्ठ मानव की अवधारणा दी। किसने किसने, अरस्तु ने। सुकरात, प्लूटो, अरस्तु। क्या कठिन है अब आपके लिए रिटेन करना, अब बहुत आसान होगा एग्जाम तक आपके लिए रिटेन करना। बेंथम की बात की जाएगी जब, तो बेंथम और मिल दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, लेकिन बेंथम और मिल दोनों में बहुत माइन्यूट से अंतर था। क्या सिद्धांत दोनों से कौन सा दिया, उपयोगितावाद का ही सिद्धांत दिया, है ना। उपयोगितावाद बेसिकली होता क्या है, उपयोगितावाद जो होता है आपका, वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है उपयोगितावाद। लेकिन बेंथम और मिल कहां पर अलग हो जाते हैं। बेंथम जो है आपके, वो निकृष्ट उपयोगितावाद की बात करेंगे। वहीं आगे जब हम मिल देखेंगे, वो किसकी बात करेंगे, उत्कृष्ट उपयोगितावाद की। निकृष्ट और उत्कृष्ट क्या होता है, देखिए निकृष्ट का मतलब होता है जहां पर आपका शारीरिक सुख की बात की जाए। उत्कृष्ट की बात होती है, उत्कृष्ट बात ही है उत्कृष्ट की। उत्कृष्ट का मतलब होता है वहां मानसिक सुख की बात की जाएगी। तो अपने जो बेंथम होंगे ना, इनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। ये निकृष्ट उपयोगितावाद की बात करेंगे, है ना। या लेकिन हाँ, ये याद रखिए दोनों का ही चिंतन क्या होता है, किसी का भी चिंतन स्वार्थवादी नहीं होता है, परार्थवादी। यानी कि ज्यादातर लोग, अधिकतम लोगों की सुख की बात कर रहे हैं ना, परार्थवादी चिंतन ही होगा इनका, स्वाभाविक सी बात है। स्वार्थ से परार्थ की ओर। और देखिए इनमें मात्रात्मक गणना की इन्होंने सुखवाद की। जब ये शारीरिक सुख की बात करते हैं तो ये मात्रात्मक आधार पर गणना करते हैं, है ना। और वो ये बात करेंगे किसकी, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, सॉरी, ये क्वांटिटेटिव सुखवाद की बात करेंगे। और जो मिल करेंगे, वो जब मानसिक सुखवाद की बात करते हैं, वहां पर मानसिक सुख की बात करते हैं, क्या उसकी गणना संभव है, नहीं संभव है। वो किसकी बात करेंगे, क्वालिटेटिव सुखवाद की बात करेंगे। यहाँ इनमें अंतर देखिए क्लियर है, दोनों में हो सकता है अंतर ही आपसे पूछ ले। तो अब सुखवाद की जो गणना की जाएगी, इसके 7 आयाम बताते हैं।
कभी मान लीजिए खुदा न खास्ता 7 आयाम भी पूछ लिए गए, तो आप सातों आयाम ये देखिए एक बार जान लीजिएगा क्या है। सुख की तीव्रता के आधार पर आकलन किया जाएगा। सुख की अवधि मतलब कितनी देर तक वह सुख रहता है आपके साथ में, है ना, आपके पास। वह निकटता, आपकी क्या निकटता है, निश्चितता कितनी है, शुद्धता देखी जाएगी। फिर व्यापकता, यह जो व्यापकता वाला मानक है ना, जो इन्होंने व्यापकता वाला पैरामीटर बनाया, इसी से इनका क्या निकलता है, परार्थवादी लक्षण निकलता है। क्योंकि बाकी के सारे किस पर निर्भर करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर, है ना। यहाँ पर स्वार्थ जैसे सिद्धांत को स्पष्ट रूप से झलकते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने व्यापकता शामिल किया ना अपने किसमें, अपनी परिगणना में, इन्होंने सुखवाद की जब परिगणना की, उसमें जब व्यापकता का पैरामीटर उन्होंने शामिल किया कि व्यापकता के आधार पर भी देखा जाएगा कि आपके सुख की व्यापकता कितनी है, यानी कि आपके सुख से केवल आप ही सुखी नहीं हो, आपके आसपास के अधिकतम लोग भी सुखी हैं। तो उस आधार पर बोला जाता है इनका जो दर्शन हो जाता है वो परार्थवादी हो जाता है। और अगला है आपका उत्पादकता। ये 7 इन्होंने पैरामीटर बताए। अब इनका दर्शन जो है स्वार्थ से परार्थ की ओर जाने के इन्होंने 4 कारण दिए। बेसिकली देखिए गांधी जी और बेंथम मिल के विचारों में अंतर कहाँ पे उपस्थित होता है। देखिए ये बताते हैं मनुष्य जो पैदा होता है ना, वो पैदा होता है स्वार्थी, है ना। वो धीरे धीरे क्या करता है, सामाजिक कुछ कारणों से, कुछ अनेक कारणों से क्या होता है, इन कारणों से, जो ये कारण अभी बताए जाएंगे, इन कारणों से वह धीरे धीरे किस ओर जाता है, परार्थ की ओर। और गांधी जी क्या कहते थे, मनुष्य बचपन से कैसा पैदा होता है, परार्थी पैदा होता है ना। वो धीरे धीरे करके समाज में रह करके क्या होता है, उसके भीतर स्वार्थ जैसे लक्षण का विकास हो जाता है। तो ये दोनों जस्ट उल्टा सिद्धांत दिए दोनों ने। यहाँ पर दोनों के विचार एकदम विपरीत हैं। 4 इन्होंने कारण कौन से बताए। पहला बताया इन्होंने प्राकृतिक अंकुश, है ना, व्यक्ति के ऊपर प्राकृतिक अंकुश होता है। दूसरा सामाजिक अंकुश होता है। तीसरा धार्मिक अंकुश होता है। चौथा राजनीतिक अंकुश होता है। यदि आप रह रहे हैं तो आपको कॉमन सेंस से पता होगा ना, ये सारे अंकुश कार्य करते हैं। और ये बताया इन्होंने, इसी कारण से व्यक्ति कहाँ जाता है, स्वार्थ से परार्थ की ओर शिफ्ट होता है। ये 4 कारण दिए किसने, बेंथम ने। मिल आपको बेंथम जब समझाया तो पीछे मिल समझ में आ गया होगा। इनका भी उपयोगितावादी सिद्धांत है, बस मानसिक सुख की बात करेंगे तो गणना तो हो नहीं सकती, गुणात्मक सुखवाद की बात करेंगे। इन्होंने क्या है, स्वार्थ परार्थ की ओर जाने के 2 कारण इन्होंने भी बताए। पहला इन्होंने रुचि का रूपांतरण बताया। और इन्होंने जो नैतिक अंकुश की चर्चा की है, 4 नैतिक अंकुश वही है जो पेंथम ने चर्चा की थी। एक इन्होंने और जोड़ दिया, कौन सा, अंतरात्मा की आवाज। क्योंकि मानसिक सुख की जब बात करेंगे तो इन्होंने एक और अंकुश जोड़ा कि अंतरात्मा की आवाज भी एक अंकुश के रूप में कार्य करता है ना, व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति को किधर ले जाता है, स्वार्थ से परार्थ की ओर। तो बेंथम मिल की आलोचना होगी क्या, होगी, क्यों नहीं होगी भाई। इनकी आलोचना होगी। मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो है बोला जाएगा कि अपने आप में ही अमनोवैज्ञानिक है। क्यों, क्योंकि भाई बोला जाता है कि मनुष्य क्या होता है, सुख की इच्छा नहीं करता है, सुखद वस्तु की इच्छा करता है। इस आधार पर इनकी बातें काटी जाती हैं, किसकी, उपयोगितावादी सिद्धांत की। चलिए बेंथम मिल क्लियर हो गया होगा। कांट के बारे में, अब जब आप कांट के बारे में पढ़ेंगे तो इनका सिद्धांत आप बताएंगे कैसा सिद्धांत है, परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांत है इनका, है ना। यानी कि ये कहते हैं कि परिणाम के आधार पर हमें अपने कर्तव्य नहीं करने चाहिए, हमें जो है अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। अब जब भी आप इनके बारे में लिखना, कांट के बारे में, तो आप इनका स्टेटमेंट जरूर देना। बहुत प्रचलित है जो बोला जाता है, इनका स्टेटमेंट क्या है, कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए। इसका मतलब समझे, इसी में निहित है परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांत है इनका। जो भी आजकल हम काम करते हैं क्या सोच के करते हैं कि यार इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जो इनका सिद्धांत था, कांट का सिद्धांत, इन्होंने कहा रिजल्ट कांट वेट, है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूं, यानी कि रिजल्ट कांट वेट मतलब रिजल्ट के आधार पर आपको नहीं सोचना है कि यार आपका इस काम का कर्तव्य का आपके रिजल्ट क्या होगा। आपको सोचना है कर्तव्य कर्तव्य के लिए, है ना। तभी आप क्या है, आप न्यूट्रल होकर के कार्य कर सकोगे, अपना पूरा तरीके से 100% दे सकोगे। नहीं तो आपके अंदर पूर्वाग्रह जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, है ना। आप नैतिक नहीं रह पाओगे, उतना दबाव रहेगा आपके ऊपर। इन्होंने बुद्धि के नियम भी बताए, उन्हें नैतिक नियम माना है। आप अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करना है, और इन्होंने बुद्धि के नियम को ही नैतिक नियम माना। यहीं पर इनका नियम, जब बुद्धि के नियम को नैतिक नियम मानते हैं, यहीं पर इनका नियम कैसा हो जाता है, कठोरवादी दर्शन हो जाता है, जो आलोचना होती है, क्योंकि केवल बुद्धि को महत्व देते हैं, है ना। तो आपद धर्म जैसे क्या जो बातें बोली जाती हैं, क्या इनके सिद्धांत में कहीं भी फिट बैठ पाएंगी, नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि ये कहते हैं केवल बुद्धि के अनुसार अपने कार्य करो, और जो चीज सही है वही सही है, कोई विशेष परिस्थिति नहीं होती है। कांट की आलोचना इसी आधार पर होती है। इन्होंने नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं बताई थी, पीछे बताया था आपको, पीछे शुरुआत में एकदम 3 पूर्व मान्यताएं कौन सी थी। एक, संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आत्मा की अमरता होनी चाहिए, और ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए। यह इनकी 3 पूर्व मान्यताएं थी। अब कांट के बारे में ये बेसिक जानकारी इतनी आपके पास रहेंगी तो आप आंसर लिख, आप पेन चलेगा कि नहीं चलेगा, आप कांट पर लिखना चाहोगे, चलेगा ही चलेगा यार। हीगल पर यदि आपको लिखना है तो हीगल पर लिखने का देखिए सबसे बढ़िया तरीका है, इनके बारे में देखिए, पहले इन्होंने बताया कि नैतिकता के विकास के इन्होंने 3 चरण बताए। कौन कौन से चरण होते हैं। एक तो देखिए नैतिकता का विकास किसी व्यक्ति के अंदर होता है, एक तो बाह्य आरोपित नैतिकता। बाह्य कैसे, कोई कानून आदि बनाकर, कोई नियम कानून बना करके व्यक्ति को क्या होता है, बाध्य किया जाता है, ये होती बाह्य आरोपित। एक होती अंतः, अंतः प्रेरित क्या होती, अंतरात्मा की आवाज सुनकर व्यक्ति, वह भी नैतिक हो सकता है।
तीसरी जो होती है व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों का जब एकीकरण हो जाता है तब भी नैतिकता का विकास होता है। अब इसके संबंध में एक जो टिप इनका स्टेटमेंट है वो याद रखना, क्या इन्होंने बोला था, जीने के लिए मरना होगा। अब मरना होगा का मतलब क्या है, मरना थोड़ी होगा। इनका मतलब था उच्च आदर्श आदर्शपूर्ण जीवन जीने के लिए जो आपके नकारात्मक संवेग है ना उनका त्याग करना होगा। यहाँ मरने का सेंस है नकारात्मक संवेगों का त्याग करना, और जीने का सेंस है उच्च आदर्शपूर्ण जीवन जीना, है ना। तो अब हीगल क्लियर हो गया। हीगल स्पष्ट रूप से आप लिख पाएंगे कि इन्होंने नैतिकता के विकास के 3 चरण बताए और उन्होंने जीने के लिए मरो इनका जो स्टेटमेंट था उसको आपको एलेबोरेट कर देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ब्रेडले के बारे में देखिए स्टेटमेंट इनका प्रचलित है, मेरा स्थान व उससे संबंधी कर्तव्य। जब भी आप पदी कर्तव्य की बात करेंगे, है ना, किसी भी एग्जाम्पल को आप देंगे जिसने अपने पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन किया, कोई चाहे टीएन शेषन हो, चाहे आपका श्रीधरन हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, तो इसके संदर्भ में एक इन्हीं इन्हीं ब्रेडले के द्वारा यह विचार भी दिया गया है, कुछ वैसा ही है कि मेरे स्थान व उससे संबंधी मेरे जो कर्तव्य हैं, यदि हर व्यक्ति के द्वारा अपने स्थान को समझते हुए और उससे संबंधी अपने कर्तव्यों का अनुपालन किया जाए, क्या अनैतिकता जैसी या नैतिकता के सामने कोई भी दुविधा कभी उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती है। और प्लेटो के हस्तक्षेप का सिद्धांत यही था कि नहीं था? अगर तीनों कार्डिनल जो हैं जो बताए थे उन्होंने, अगर अपने अपना कार्य करें, जो कार्य दिए उनके दायित्व दिए गए हैं, तो न्याय का सिद्धांत स्थापित होगा। और यही गीता में स्वधर्म सिद्धांत बोला गया है कि व्यक्ति को क्या है, अपने धर्म के हिसाब से अपने सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। यही ब्रेडले ने बोला था कि मेरा स्थान उससे संबंधी मेरे कर्तव्य। जॉन रॉल्स के बारे में देखिए, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है ना, अक्सर रिपीट करता है 2 से 3 सालों में पीपीपीसीएस में। रॉल्स ने क्या सिद्धांत दिया था न्याय के सिद्धांत, थोड़ा सा काल्पनिक सिद्धांत था इसका, समझेंगे तो बहुत बेसिक तरीके से बहुत आराम से इसका अगर न्याय सिद्धांत समझना है ना, जैसे समाज में इन्होंने बोला कि न्याय व्यवस्था स्थापित करनी है ना, तो इन्होंने बताया कि क्या है, एक कल्पना करते हैं, क्या संसाधनों का वितरण जो है ना अभी हुआ नहीं है, मान लीजिए हम वहां पीछे जाके कल्पना करते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके माध्यम से कुछ निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाएंगे, है ना, लोगों को शामिल करेंगे, निष्पक्ष प्रक्रिया अपना करके सारे संसाधनों का वितरण करेंगे, वो समान रूप से सबके बीच कर देना है ना। अभी क्या है, हमारा जो समाज है अलग अलग है, संसाधन सभी के पास, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। फिर हम 2 नियम बनाएंगे, इन्होंने न्याय सिद्धांत इसी हिसाब से स्थापित किया था। इन्होंने कहा हम 2 नियम बनाएंगे, एक हम स्वतंत्रता की समानता का नियम रखेंगे, दूसरा विभेद का नियम, जिसे हम अवसर की समता का नियम कहते हैं, यानी कि सबको पहले तो स्वतंत्र रूप से समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, है ना, सभी को लिबर्टी होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि हो सकता है किसी को कुछ ज्यादा जरूरत हो संसाधन, किसी को कम जरूरत हो, उसकी परिस्थिति देखकर उसको हम क्या करेंगे, वितरण करेंगे। इन्होंने यही 2 नियम बनाए। इन 2 नियमों के आधार पर अगर वितरण किया जाए तो सामाजिक न्याय की स्थापना स्थापित हो, अवधारणा स्थापित की जा सकती है कि नहीं। तो यही था जॉन रॉल्स का क्या है, न्याय का सिद्धांत। कुछ कठिन थोड़ी है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समझना, बहुत आसान है समझना। अब इन्होंने श्रृंखला सिद्धांत के आधार पर ही इसका समर्थन किया है। अब इनकी आलोचना कौन करेगा, इनकी आलोचना के रूप में समझना है तो अमर्त्य सेन को समझ लो। अमर्त्य सेन कहेंगे कि भैया आप उठा के सबको संसाधनों का वितरण तो कर दोगे, तो क्या इससे उसकी स्थिति, क्या वहां सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आज आपने 100-100 रुपए सबको बांट दिए, और किसी एक उच्च वर्ग, कोई एक मान लीजिए पूंजीपति वर्ग है, उसको 100 रुपए दिए तो वह इन्वेस्ट करेगा। लेकिन वह जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ 100, उसको 100 रुपए आप दोगे तो 100 रुपए खर्च कर देगा, फिर से वही स्थिति उसकी हो जाएगी। तो इसीलिए अमर्त्य सेन ने इसी बात को तो काटा, इनके न्याय के सिद्धांत को बोला कि यह असली न्याय नहीं है। असली न्याय क्या है? असली न्याय वह होता है कि उसमें क्षमता निर्माण का कार्य करो उस व्यक्ति के लिए। आप अगर उसकी क्षमता निर्मित कर दोगे तो दोबारा से क्या करेगा, अपने लिए कार्य कर सकेगा, है ना, अपने लिए आय के स्रोत ढूंढ सकेगा, उसको रोजगार के बढ़िया अवसर मिल सकेंगे। यह अमर्त्य सेन का सिद्धांत था, यह ज्यादा एक तरीके से प्रोग्रेसिव सिद्धांत नजर आया। इन्होंने क्या किया, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की, है ना। आलोचना का स्तर देखिए, हम समझेंगे क्या रहा, अमर्त्य सेन के यहाँ से विचार स्पष्ट हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर क्या है, भूख, कुपोषण और स्वास्थ्यहीनता जैसे मुद्दों पर महत्व देना चाहिए, है ना। व्यक्तिगत, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे लिए खाना नहीं है, ठीक, तुम्हारे पास में क्या है, खाने की सुविधा नहीं, तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छा जीवन नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, तुमको पहले वो चाहिए होगी, तुम कहोगे हमें स्वतंत्रता दो, तुम स्वतंत्रता की मांग करोगे, पहले नहीं मांग करोगे। तो अमर्त्य सेन ने भी वही बोला, कुछ बड़ी बात थोड़ी बोल दी है। दूसरी इन्होंने कहा कि उसको वस्तुओं का वितरण मत करो, पहले उसको क्षमता निर्माण करो, मतलब यदि वह अकुशल है तो कौशल बनाओ, है ना, यदि उसके पास कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत नहीं है ना, तो वो चीजें उपलब्ध कराकर उसको सीखने की क्षमता उसके अंदर विकास करो उसका। इसी को बोलते हैं क्या, क्षमता निर्माण या सामर्थ्य के विकास पर बल दो। न्याय की प्रक्रिया की जगह इन्होंने कहा कि न्याय के परिणाम पर बल दो। न्याय की प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, इस न्याय की प्रक्रिया के माध्यम से क्या परिणाम मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। और बोला इन्होंने कि न्याय जो है ना नीति केंद्रित नहीं होना चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए, समाज निर्माण केंद्रित होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ विचारक थे जो हमने देख लिए। अब आपसे शुरू के 4 यूनिट्स क्लियर हो गई हैं एथिक्स की।
जो पांचवी छठी यूनिट है आपकी, वह गवर्नेंस से संबंधित है। अब गवर्नेंस से संबंधित देखिए क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं आपसे। पहला देखिए, शासन व्यवस्था में यदि पूछा जाएगा आपसे, सवाल होगा कि इसमें मौजूद विसंगतियां क्या क्या हैं। तो विसंगतियां आप सारी बता सकते हो, लाल फीताशाही, औपनिवेशिकता, है ना, लोक निधि का दुरुपयोग, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप पढ़ लोगे, बहुत साधारण से पॉइंट्स आप देख लेना यहाँ से। शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों को सशक्त करने के आपसे उपाय यदि आता है लिखने को, जैसे आपसे बोला गया कि शासन व्यवस्था में यार ये सारी समस्याएं मौजूद हैं, है ना, जो ऊपर बताई गई, ये विसंगतियां हैं, हाँ पता है। अब इसमें नैतिक मूल्य कैसे स्थापित करोगे शासन में, क्योंकि यहाँ पर जो एथिक्स में क्वेश्चन आता है ज्यादातर नैतिक मूल्यों से आधारित ही आता है। गवर्नेंस का जो टॉपिक पेपर 2 में आपके आएगा वो पॉलिटी से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित रहेगा। यहाँ पर जो प्रश्न आएगा वो नैतिक मूल्यों से जोड़कर ज्यादातर पूछा जाएगा। तो आपको अगर शासन व्यवस्था में आप अगर होते तो नैतिक मूल्य स्थापित करना होता है तो किस स्तर पर सोचते। देखिए, पहले हम सोचते कि सरकार के स्तर पर कुछ प्रयास करने चाहिए, फिर हम सोचते नागरिक के स्तर पर कुछ प्रयास करने चाहिए, है ना, नागरिक के स्तर पर कुछ उपाय किए गए होंगे, फिर सोचा जाता है कि यार तकनीक का सहारा लेकर भी उपाय किया जा सकता है। कैसे? देखिए, जो सरकार के स्तर पर प्रयास किया जाएगा, एक वैधानिक आपका, एक संस्थागत स्तर पर, ये सारे हम पढ़ चुके हैं पीछे। गवर्नेंस का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए कि वैधानिक स्तर पर किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, यह भी आपको पता चल जाएगा। वैधानिक स्तर पर जैसे आप लिखेंगे तो कानून वगैरह हैं आपकी नजर में, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपके पास है, विधिक शासन स्थापित किया गया है ना, आईपीसी आपका कार्य करता है ना, है ना, ये सारे कानून। तो ये सारे कानून किस पर कार्य करते हैं, ये लगाम लगाते हैं कि नहीं शासन में जो विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार जैसी स्थितियां मौजूद हैं प्रशासन में हमारे, उन पर लगाम। कुछ संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं कि नहीं नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए, जैसे सीबीआई हो गई, सीबीसी हो गई, या सीवीसी हो गई, आपकी ईडी हो गई, ये सब काम क्या कर रही है, ये सब विसंगति दूर करने का ही काम तो कर रही है। ये हो गया सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिक के स्तर पर जो है वो जैसे आरटीआई है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, पीआईएल हो गई आपकी, है ना, जनहित याचिकाएं वगैरह हैं, नागरिक घोषणा पत्र आप बता सकते हैं, ना, नागरिक समाज, ये जितने एनजीओ, स्थानीय समुदाय हैं, पंचायती संस्थाएं हैं, ये सब किसके लिए कार्य करती हैं, ये सब प्रशासन में नैतिक विसंगतियां दूर करने के लिए, है ना, या नैतिक मूल्यों को सशक्त करने के लिए कार्य करती हैं। ये तकनीकी स्तर पर क्या है, वर्तमान समय में देखिए इसकी महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार का फोकस कहां पर है, ई गवर्नेंस, डिजिटलीकरण पर। यहाँ पर कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे बायोमेट्रिक का है, सीसीटीवी है आपका, वीडियो कॉलिंग, फीडबैक जैसी पॉलिसी के माध्यम से क्या है, प्रशासन में जितनी भी समस्याएं मौजूद हैं वो सारी समस्याएं समाप्त की जा सकती हैं। अब अगला देखते हैं, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य पर दूसरी सेकंड एआरसी जो रिपोर्ट है, ये जहां जहां पर देखिए इसने कोई भी अगर सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आप कोट करोगे ना तो आंसर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या इसने बोला, लोक प्रशासन में इसने बोला कि देखिए कुछ मुद्दे आपके मौजूद है ना, उसको लेकर सुधार के कुछ उपाय बताए, किसने, द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने। जैसे नैतिक संहिता और आचरण संहिता, नैतिक संहिता और आचरण संहिता में अंतर समझते हो कि नहीं समझते हो आप। नैतिक संहिता की बात की जाती है, देखिए ये एक तरीके से बाध्यकारी होती है ना, इसका अनुपालन करना अनिवार्य होता है संगठन के लिए। आचरण संहिता होती है, ये बाध्यकारी नहीं होती है, या इसका मतलब होता है कि क्या करना है उस संगठन को, है ना, और आचरण संहिता का मतलब है क्या करना चाहिए, बस इतना याद रखना आप। तो इस आधार पर ही क्या होता है, सेकंड एआरसी कहता है कि इसका क्या है, अनुपालन कराना चाहिए, है ना, जरूर। और आचरण संहिता क्या है, इनको अपडेट करने की आवश्यकता है ना, और साथ ही साथ इसके लिए संगठन को या प्रशासन को, लोक प्रशासन को इसके लिए तैयार करना चाहिए, है ना, मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए ताकि इसका अनुपालन करे वह। दूसरा क्या है, तीसरा उसने चिंता जाहिर की कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है लोक प्रशासन में, इसको लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आप बता सकते हैं। फिर बताया अपराधी राजनीति भ्रष्टाचार गठजोड़ आजकल बढ़ रहा है, यहाँ पर आप वोहरा कमिट को, आप वोहरा जो रिपोर्ट है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया इसका लगातार अपराधी और राजनीतिक गठजोड़ बढ़ रहा है, क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण लगातार हो रहा है। तो प्रशासनिक एक तरीके से यह भी विसंगति देखी जाती है प्रशासन में, नैतिक विसंगति। यहाँ पर चुनाव आयोग की वैधानिक कार्यवाही को आप बता सकते हैं, और पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ये चीजें कम हो रही लोक प्रशासन में, आरटीआई की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है ना, सुधार के स्तर पर। औपनिवेशिक कानून तो लगातार देखिए जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ना, तो इसको अभी देखिए सरकार के द्वारा भी इसमें सुधार किया भी गया है, अभी हालांकि वो अधिनियम नहीं बन पाया है ना। अब अगली बात की जाती है, भर्ती प्रणाली में ही कुछ दोष है, यहाँ पर संथानम कमेटी आप बता दीजिएगा। विवेकाधीन शक्तियों का क्या है, प्रशासक के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। अब इस आधार पर सेकंड एआरसी के द्वारा एक सेवोत्तम मॉडल दिया जाता है। कभी भी आप प्रशासनिक सुधार पर लिखें, प्रशासनिक सुधार में नैतिक मूल्यों को सशक्त बनाने संबंधी कोई उत्तर लिखें, तो वहां पर सेकंड एआरसी के द्वारा जो सेवोत्तम मॉडल दिया गया ना आपका, वो जरूर डालिएगा। इसमें क्या है, तीन बातें बताई गई। जो सेवोत्तम मॉडल होता है आपका, सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर की जो बात की जाती है ना, इसका निर्माण होना चाहिए। उसके बाद सेवा प्रदाता, प्रदाता या सेवा क्षमता निर्माण पर कार्य करना चाहिए, है ना, किसी भी संगठन को। और शिकायत निवारण प्रणाली तंत्र का विकास होना चाहिए। इन तीनों अगर प्रणालियों पर कार्य कर लिया जाएगा, इन तीनों डायमेंशंस पर किसी संगठन के द्वारा कार्य कर लिया जाएगा, तो वही सर्वोत्तम मॉडल है जो सेकंड एआरसी के द्वारा दिया गया।
अब सरकारी संस्थान में बताया जाता है कि नैतिक दुविधाएं क्या रहती हैं। कुछ नैतिक दुविधाएं आपको भी पता है, अगर सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे तो आप ये सारी नैतिक दुविधाएं आपके सामने भी आएंगी। क्या? पहली, उपहार संस्कृति, यानी कि यह नहीं बताया गया किस सीमा तक उपहार लेना है ना, किसी भी सरकारी कर्मचारी को। दूसरी, संगठनात्मक मूल्य होंगे, कुछ संगठन में रहते हुए उसके कुछ वैल्यूज होंगे, कुछ उसके अपने व्यक्तिगत वैल्यूज होंगे, उनके बीच सतत द्वंद्व की स्थिति रहेगी, यह भी नैतिक दुविधा बोला जाता है। एक पद पर रहते हुए कुछ दायित्व बनते हैं उसके, कुछ व्यक्तिगत दायित्व उसके बनते हैं, इसमें सदैव वो क्या कंफ्यूज रहेगा, है ना, तो यह नैतिक दुविधा है। विधि और अंतरात्मा, यहाँ पर भी देखिए हमेशा एक कुछ मुद्दों पर क्या होगा जहां विधि स्पष्ट नहीं होगी और अंतरात्मा के आधार पर उसको कार्य करना चाहिए या विधि के आधार पर कार्य करना चाहिए, एक यह नैतिक दुविधा की स्थिति रहेगी उसके समझ। ना राजनीतिक मीडिया और सामाजिक नागरिक समाज, इनका दबाव भी रहेगा। गोपनीयता की संस्कृति और जानने के अधिकार, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, है ना, कहीं कहीं पर संगठन के भीतर गोपनीयता की संस्कृति को कहां तक बरकरार रखना है, ये सारी चिंताएं आप फेस करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि सरकारी संस्थान में सरकारी कर्मचारी बनोगे तो सारी नैतिक दुविधाएं आपके समझ भी सारी रहने वाली हैं। तो आप अपने आप को सरकारी कर्मचारी की तरह रखकर आप समझ लीजिएगा, है ना। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में क्या क्या होता है, नैतिक मार्गदर्शन स्रोत के रूप में क्या क्या रहता है। एक देखिए बाह्य स्रोत, दो एंगल पर सोचना है आपको। एक होते हैं आपके बाह्य स्रोत, होते हैं आंतरिक स्रोत। आपकी अंतरात्मा कैसे स्रोत है? आंतरिक स्रोत है आपको नैतिक बनाए रखने के लिए। बाह्य क्या क्या हो सकते हैं? आपका कोई विधि हो सकता है, कानून हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, कोई रेगुलेशन हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, ये तीन आपके बाह्य स्रोत होते हैं, है ना। विधि वगैरह, कोई किसी देश में विधि वगैरह को आप कोट कर दीजिएगा, किसी ने कैसे विधि का निर्माण किया है, तो अमेरिका ने किया है। कौन सा? एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट, है ना। इसके माध्यम से क्या किया गया है? इसके माध्यम से कहा गया है कि सरकार में किस तरीके से नैतिक मूल्यों को क्या है, अनुपालित कराया जाएगा। लेकिन भारत में क्या प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई कानून है? नहीं है कोई। अप्रत्यक्ष रूप से हाँ ऐसे कुछ कानून हैं जो क्या करते हैं, जो नैतिक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसमें, है ना, आपका लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम है और घरेलू हिंसा अधिनियम है। ये कुछ अधिनियम है जो अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। कुछ नियम वगैरह है ना, नियम बनाकर भी इसको लागू कराया जा सकता है नैतिक नियमों को। और कुछ रेगुलेशंस रहते हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडी आपके दिमाग में आ रही है, जैसे ट्राई आती है आपके दिमाग में, है। जितनी दूरसंचार कंपनीज हैं उन पर रेगुलेट करने के लिए कौन सी कंपनी है? उनको नैतिक बनाए रखने के लिए, है ना। एक तरीके से कहीं एक कंपनी की मोनोपोली ना स्थापित हो जाए, इसको रेगुलेशन के लिए कौन सा कार्य करती है कंपनी, कौन सी रेगुलेटरी का काम करती है बॉडी? ट्राई कार्य करती है। और बीमा कंपनियों पर इरडा कार्य करती है ना। तो ये एक तरीके से भी आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स होने चाहिए। और अंतरात्मा में पता ही है, अंतरात्मा की आवाज के आधार पर, है ना, गांधी जी इसके समर्थक थे। कांट भी कहते हैं कि यदि व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत अवस्था में है तो वह व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है। तो यह आप बता देंगे स्रोत के रूप में। अगला देखिए जो सिलेबस में ही दिया हुआ है आपका, कारपोरेट गवर्नेंस। तो कारपोरेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? कारपोरेट क्षेत्र के द्वारा अपनी गतिविधियों को निश्चित सिद्धांत, कुछ उसके सिद्धांत बनाए जाते हैं उस कारपोरेट के द्वारा, और कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, और नैतिक नियमों के आधार पर संचालित करना ही क्या कहलाता है? कारपोरेट गवर्नेंस कहलाता है। अब कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में आप लिख देंगे। सबसे पहले बताएंगे कारपोरेट क्षेत्र में कुछ निश्चित सिद्धांत और मानक नैतिक मूल्य बनाए जाते हैं, इनके आधार पर ही उनको संचालित करना ही क्या कहलाता है? कारपोरेट गवर्नेंस कहलाता है। अब कारपोरेट गवर्नेंस को समझना है तो 90 से पहले का कारपोरेट गवर्नेंस समझेंगे, 90 के बाद का, इसमें अंतर करके सदैव समझना चाहिए। क्योंकि 90 के पहले कारपोरेट गवर्नेंस में क्या रहता था? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी भूमिका रहती थी, है ना। निजी क्षेत्र की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। निजी क्षेत्र का प्रवेश कहां से होता है? 1990 के बाद से होता है। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और स्थानीय समुदाय, इनकी भूमिका भी बढ़ जाती है जब निजी क्षेत्र की एंट्री होती है ना कारपोरेट गवर्नेंस में। तो इस तरीके से देखिए, या फिगर बनाकर आ जाइएगा जब भी आप कारपोरेट गवर्नेंस पर लिखिएगा। फिर कारपोरेट गवर्नेंस को शासन हेतु कुछ उठाए गए कदम कौन से रहे? जैसे संस्थागत स्तर पर क्या कदम उठाए गए? सेबी की स्थापना की जाती है आगे, है ना, कारपोरेट गवर्नेंस को स्थापित करने के लिए। विनियामक इकाई आप पढ़ चुके हैं, ट्राई, इरडा आप बता सकते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आपको पता होना चाहिए, कंपेटिटिव कमीशन एक कार्य करता है ऑफ इंडिया, है ना। भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक आयोग कार्य करता है किसके लिए? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, किसमें? कारपोरेट क्षेत्र में। वैधानिक स्तर पर देखिए, कंपनी अधिनियम आप कोट करके आ जाइए। वैधानिक स्तर पर भी सरकार के द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कार्य किया गया, किसके माध्यम से? कारपोरेट कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से। कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी कोशिश की गई कि इस क्षेत्र में क्या है, कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी किए जाए, मात्र लाभ पर आधारित नहीं होना चाहिए कारपोरेट गवर्नेंस। तो इसके लेकर के आप पढ़ते हैं कि नहीं? कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो इसके बारे में सीएसआर की बात की जाती है यहाँ पर। तो ये कुछ सेक्टर हैं जिन पर आपको सोचना है, कदमों के बारे में लिखेंगे ना, कारपोरेट शासन हेतु क्या उठाए गए कदम है, तो ये सारी चीजें आप डाल देंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधी मुद्दे, अगर नैतिक मुद्दे आपको बताने हैं तो यह मुद्दे देखिए कितना आसान होता है बताना। अंतरराष्ट्रीय जगत में जो चुनौतियां इस समय मौजूद है ना, वही सारे क्या है? अंतरराष्ट्रीय जगत में नैतिक मुद्दे हैं। क्या विस्तारवादी नीति है कि नहीं है? इसमें आप चाइना पाकिस्तान को लेकर सोच लो, सब सब पॉइंट्स आ जाएंगे। विस्तारवादी नीति, परमाणु शक्ति, आतंकवाद, मानवाधिकार का मुद्दा, पर्यावरण संबंधी मुद्दा, है ना, वैश्विक संस्थानों पर पक्षपातपूर्ण होने का रवैया, है ना, संगठित अपराध फंडिंग, सारे पॉइंट्स आप चीन पाकिस्तान को लेकर सोच लेना। बाहर अगर आप लिख रहे हो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे क्या है,
सारे बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि इतने चुनौतीपूर्ण संबंध ही है हमारे पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ में, सारे मुद्दे यहाँ से स्पष्ट हो जाते हैं। और यही सारे मुद्दे जो हैं पूरे वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देते हैं। शासन में ईमानदारी के बारे में आपको अगर लिखना है तो आप बताएंगे ना, सच्चाई के साथ अपने पदी दायित्वों का निर्वहन करना क्या कहलाता है? शासन में ईमानदारी के अंतर्गत कहलाता है ना। लोक सेवा, लोक सेवा क्या होता है? लोक सेवा होता है जब आप सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई सेवा करते हैं, है ना, सभी के हित के लिए कार्य करना ही क्या कहलाती है? लोक सेवा कहलाती है। और शासन में ईमानदारी के लिए दार्शनिक आधार क्या है? यहाँ देखिए प्रश्न यहाँ से बनेगा, क्या शासन में आपको ईमानदारी रखनी है, इसके पीछे आपके दार्शनिक आधार है? आप कैसे लिखेंगे? आप दो तरीके से बताएंगे, एक भारतीय दर्शन को लेकर बताएंगे, एक पाश्चात्य दर्शन को लेकर बताएंगे। यहाँ पर कुछ सिद्धांतों के माध्यम से क्या है, शासन में ईमानदारी जैसी व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है अगर इन दर्शन को व्यक्ति के द्वारा अनुपालित कर लिया जाता है। कैसे? सबसे पहले भारतीय दर्शन शुरू करेंगे आप वैदिक परंपरा से। यहाँ पर बात की गई वसुधैव कुटुंबकम की। इस बार की G20 की थीम क्या है आपकी? वसुधैव कुटुंबकम, है ना, है कि नहीं है? तो यहीं से देखिए उठाई गई है, वैदिक परंपरा के माध्यम से उठाई गई है। यहाँ पर भी शासन की ईमानदारी का ही प्रतीक है ना, कि समस्त जो धरा है हमारी वो क्या है? हमारा परिवार है। और कालिदास ने क्या हुआ था, कालिदास की जो एक रघुवंशम जो उनका नाटक था उसमें बोला था कि राजा लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा और जनता इसको बदले में क्या देगी? कर देगी, है ना। यहाँ भी देखिए कितनी ईमानदारी से प्रशासन चलाया जाता था हमारे प्राचीन काल में, हमारे प्राचीन दर्शन में। तुलसीदास जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक कापा, राम राज्य ने काबहु कापा। है, ये बोलते हैं कि यानी कि राम राज्य में कभी कोई कापा नहीं है, यानी कि दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा। है, और इस आधार पर भी बोला जाता है कि किस तरीके से हमारा प्रशासन क्या था? ईमानदारी से कार्य करता था, जो तुलसीदास ने बोला है रामायण में जिसकी चर्चा की है। भगवान राम के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताते हैं कि राजा और उसके पदाधिकारी द्वारा उपहार संस्कृति के उल्लंघन पर मृत्युदंड तक का प्रावधान। अब समझ रहे हो तुम? सॉरी, आचार संहिता के उल्लंघन पर, यानी कि अगर राजा और उसके पदाधिकारी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान था। इसका समझ रहे हो? आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, कि आचार संहिता कितनी अनिवार्य होती थी उस समय की शासन व्यवस्था के लिए, प्रशासन में कितनी ईमानदारी थी। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम उपयोगितावादी दर्शन में क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर बहुजन हिताय के बारे में लिखिए आप, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की गई। हम वहां पर बात करते हैं अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की, लेकिन हम भारतीय दर्शन में बात करते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, सभी लोगों का हित हो, सभी लोगों का सुख हो, है, इसकी बात की जाती है। पाश्चात्य दर्शनों में जैसे प्लूटो का हम देखिए पीछे पड़ चुके हैं, आदर्श राज्य की इन्होंने कल्पना की थी, है ना। प्लूटो ने जो 4 कार्डिनल दिए थे, इसके माध्यम से आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। और ये देखिए बेंथम मिल का आगे बहुजन हिताय बहुजन सिखाय की बात करते हैं। कन्फ्यूशियस ने बोला राज्य में व्यक्तिगत नैतिकता, राज्य की नैतिकता यानी कि उस व्यक्ति की नैतिकता, राज्य की नैतिकता, न्याय, दया आदि का समावेश होना चाहिए, है ना, इनका सबका आपस में समावेश होना चाहिए। प्रशासन में पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता का मतलब कभी भी लिखना है आपको गोपनीयता की संस्कृति के विरुद्ध में जाकर लिखना है। कहने का मतलब होता है कि पारदर्शिता का अर्थ होता है कि खुलापन, और यह गोपनीयता का विरोधी है ना। गोपनीयता क्या होता है? विभागीय सूचनाओं को गोपनीय रखने पर बल देती है, जबकि पारदर्शिता आपकी क्या कहती है? कहती है कि इन्हें सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, है ना, क्योंकि संगठन की भी कुछ अपनी गोपनीयता होती है ना, संगठन की भी एक प्रतिष्ठा होती है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको प्रशासन में पारदर्शिता इस आधार पर ही बताना है जब भी लिखना है। सूचना के अधिकार की सीमाएं यदि पूछी जाती हैं आपसे, क्योंकि सूचना के अधिकार की चर्चा की गई है, सूचना का अधिकार कब आया, इसका क्या महत्व होता है तो आपको पता होगा, लेकिन सीमाओं का स्तर, आपको सीमाओं पर सोचना है आपको पॉइंट्स, तो सीमाओं पर आप किस आधार पर पॉइंट सोचेंगे? इसमें देखिए सीमाओं पर आप सोचेंगे सबसे पहले दंड के बारे में बताएंगे कि बहुत सीमित प्रावधान किया गया है। अब यार तुम पर दंड अगर किसी मामले में बहुत कम लगाया जाएगा तो आप क्या उल्लंघन करने से उसका आप ज्यादा दबाव महसूस करोगे? नहीं करोगे। 250 रुपया लगेगा, दे देंगे 250 रुपए उल्लंघन करने पर। तो एक तो दंड का प्रावधान बहुत कम रखा गया है। दूसरा क्या है कि इसका निस्तारण है तो कोई समय सीमा नहीं है, मतलब जो हमारे आरटीआई संबंधी जो भी मामले आते हैं ना, जो भी अपील होती है, इसके लिए इसके निस्तारण कोई समय सीमा नहीं है। पता चला वर्षों से चले आ रहे हैं अपील मामले पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं, आज तक उनका निस्तारण नहीं हुआ। ये एक दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती है कि आयोग के निर्णय की बाध्यकारिता का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, मतलब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि बाध्यकारी है कि नहीं है ना, कब कितने किसके ऊपर बाध्यकारी होंगे, किसके ऊपर नहीं बाध्यकारी होंगे, किन स्थितियों में होंगे। अधिकारियों की सुरक्षा नहीं है ना। हम ये गवर्नेंस वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं आरटीआई के सामने चुनौती क्या है। यहाँ इन शॉर्ट आपको बताया जा रहा है कि इन बिंदुओं पर आप सोचा करिए, है ना। और बताया गया है कि जो नया संशोधन हुआ 19 का, इसके माध्यम से केंद्र सरकार की क्या होती है, इस पर निर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि नियुक्ति वगैरह को लेकर के क्या किया है, वेतन वगैरह को लेकर के अब केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा। तो निर्भरता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आरटीआई की स्वायत्ता खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी, है ना, संस्थान की। और स्वतः प्रकटीकरण की भावना बहुत कम देखी जाती है, कि जब तक मांग नहीं की जाएगी ना तब तक स्वतः अपने आप से प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा आरटीआई संस्थान के द्वारा। यह एक समस्या देखी जाती है। सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर सबसे पहले याद रखना, यह एक दस्तावेज होता है। दस्तावेज विभागों द्वारा घोषित किया जाना एक दस्तावेज। और कैसा दस्तावेज होता है?
इसमें विभाग जो भी सेवाएं देते हैं उनका समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्ण और ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण से इन्हें वर्णन किया जाता है ना। जितनी भी संगठन की सेवाएं होती हैं, आप कोई भी संगठन चले जाइए, उसके बाहर आप देखेंगे सिटीजन चार्टर लगा होगा, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक घोषणा पत्र। उसमें वह विभाग बताएगा हम अपने जो कस्टमर्स होंगे उनको हम समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से और ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण से क्या करेंगे, उसका वर्णन करेंगे कि ये सेवाएं जो है संगठन के द्वारा दी जाती हैं। अब सिटीजन चार्टर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। वर्क कल्चर क्या होता है? वर्क कल्चर कुछ नहीं होता है, कोई भी संगठन है, ठीक है, उस संगठन की क्या होंगी, अपनी कुछ आंतरिक घटक होंगे, कुछ बाह्य घटक होंगे। आंतरिक घटक क्या होते हैं? उस संगठन के अपने क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या रूल्स हैं, किस वर्क पे, कुछ वर्क बेस पे वो कार्य करता है ना, क्या नियमावली वगैरह रहती है वहां पर, ये होते हैं उसके क्या आंतरिक घटक। बाह्य घटक क्या होते हैं? उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में उसके क्या दायित्व बनते हैं, ये उसके होते हैं बाह्य घटक। इनके बीच में, इन दोनों से मिलकर ही जो संकल्पना बनती है ना, वही उस संगठन की क्या कहलाती है? कार्य संस्कृति कहलाती है। बहुत आसान है याद रखना। किसी संगठन का वर्क कल्चर जानना है तो देख लो भैया, आंतरिक संगठन, उसके आंतरिक घटक क्या है और बाह्य घटक क्या है, इनको मिलकर के, इनसे मिलकर के जो संस्कृति बनती है वही कहलाती है उसकी संगठन की कार्य संस्कृति। भारत में कार्य संस्कृति के बारे में जानना है तो इसका विकास कैसे हुआ है, आजादी के बाद से आप देखना चालू करेंगे। देखिए, शुरुआत में जो कार्य संस्कृति रहेगी 47 के पहले तक जो रहेगी, वो कैसी रहेगी? औपनिवेशिक मानसिकता के साथ, क्योंकि हम ब्रिटिश के गुलाम रहते हैं, तो हमारी कार्य संस्कृति भी कैसी रहेगी? औपनिवेशिक मानसिकता वाली रहेगी। और ज्यादातर हमारे प्रशासन में कौन से लोग शामिल होते थे? अभिजात वर्गीय लोग शामिल होते थे, तो हमारी अभिजात वर्गीय लक्षणों से युक्त रहेगी हमारी संस्कृति, है ना। वर्क कल्चर बहुत गंदा रहेगा। 47 से 90 तक भी यही स्थिति देखी जाती है। क्या बात करेंगे 47 के बाद की हमारी कार्य संस्कृति कैसी होनी चाहिए? लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? केवल यह सिद्धांतों में बनकर रह जाती है, व्यवहार में अभी भी कैसी दिखाई देती है? औपनिवेशिक मानसिकता वाली और अभिजात वर्गीय लक्षणों वाली। हालांकि अभी भी कहीं कहीं पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे दिख जाते होंगे, है ना, अभिजात वर्गीय या औपनिवेशिक मानसिकता से युक्त, है ना, कुछ प्रशासक नजर आते होंगे। लेकिन 90 के बाद से क्या होता है, कुछ चीजें इसमें शामिल की जाती है। किसमें? आपके वर्क कल्चर में। क्या? जैसे सुशासन की बात की जाएगी, है ना, वर्तमान सरकार का फोकस ही कहां पर है? सुशासन पर है। और ई गवर्नेंस की बात की जाएगी, प्लस सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। इन तीनों से मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर ही क्या होगा, वर्तमान समय में बेहतर कार्य संस्कृति का निर्माण किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप आरटीआई को बता सकते हैं, नव लोक प्रबंधन का विकास किया जाएगा। फिर सेकंड एआरसी की बात की जाएगी तो सेकंड एआरसी की जो 12वीं रिपोर्ट आती है वह नागरिक केंद्रित रिपोर्ट होती है ना। इसमें ही सेवोत्तम मॉडल आपका दिया जाएगा। पीछे सेवोत्तम मॉडल के 3 आपको डायमेंशंस बता दी गई, किन आधार पर ही सेवोत्तम मॉडल की स्थापना करनी है। अब प्रशासन में अगला एक टॉपिक, अगला जो दिया हुआ है वो दिया है प्रशासन में भ्रष्टाचार को लेकर। बेसिकली प्रशासन में भ्रष्टाचार से क्या समझते हो? जैसे पदीय अधिकारों का निर्वाह यदि अपने विवेक और दायित्व के बिना सुनिश्चित करते हुए किया जाता है तो प्रशासन में उसे ही किस रूप में जाना जाता है? भ्रष्टाचार के रूप में जाना जाता है। ये मत सोचिएगा कि पैसे कमाना ही भ्रष्टाचार होता है। पैसे कमाना ही केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार आर्थिक और सामाजिक दोनों रूपों में हो सकता है। जैसे कोई अपने व्यक्ति पद पर रहकर के अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, ये आपको गवर्नेंस वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से कराया गया है, लेकिन आप देखेंगे वीडियो तब तो जानेंगे ना। यहाँ आपको बहुत सिलेबस को समझाया गया कि सिलेबस जो पॉइंट दिए हूं ना, उन पर आपको एक एक दो दो लाइन में कम से कम सिलेबस की समझ होनी चाहिए। यहाँ से देखिए आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिया गया। और प्रशासन में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ एग्जाम्पल्स आपके होने चाहिए। जैसे योजना आयोग ने क्या बोला था, 21वीं सदी में हम अगर 1 रुपए भेजते हैं तो लोगों तक कितना रुपए पहुंचता है? 50 पैसे। इसका कारण क्या है? प्रशासन में क्या मौजूद है? भ्रष्टाचार मौजूद है। सरकार के द्वारा राजनीतिक स्तर से 1 रुपया भेजा जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार इतने बड़े स्तर पर मौजूद हो चुका है कि 1 रुपया सरकार भेजती है और पैसा मिलता कितना है? 50 पैसे मिलता है। यानी कि 50 पैसे का क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। एक योजना आयोग का यह स्टेटमेंट याद रखना है। और दूसरा, आपको भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक के बारे में डालना है ना। यह भी जानकारी होनी चाहिए भ्रष्टाचार पर जब भी लिखेंगे। क्या पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक में हमारी भारत की स्थिति क्या है वर्तमान में? 85वां स्थान है वर्तमान में हमारा। बहुत ही खराब स्थिति देखी जा रही है उत्तर प्रदेश की। तो यह सारे पॉइंट्स थे आपके जो एथिक्स से रिलेटेड। अब आपको डिकोडिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। आपको बेहतर ढंग से क्या है, एक एक सिलेबस के पॉइंट को लेकर के एक एक परिभाषा बता दी गई है, कुछ बेहतरीन उदाहरण बता दिए गए हैं, और क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए आपके सोचने के, उत्तर लिखते वक्त, वह भी आपको बता दिया गया है। हर एक शब्द की आपको अगर क्लियरिटी होगी ना आपके माइंड में कि इसका मतलब क्या होता है, तो उस मतलब के साथ ना आप एथिक्स के आंसर्स को अपने एग्जाम्पल्स के साथ में बहुत बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। और इससे अच्छे से मटेरियल इतने कम शब्दों में आपको प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने कोशिश की कि आपको अच्छे से मटेरियल इन शॉर्ट्स में देकर के बहुत ही क्रिस्पी तरीके से और बहुत ही प्रोडक्टिव वे में प्रोवाइड करा जाए, जिसके आप 10 से 15 दिन बढ़िया से बार बार रिवीजन करिए, बार बार वीडियो देखिए, इसको समझिए कि कैसे इसको यूज करना है, और फिर आप इसको लेकर जाइएगा अपने एग्जाम में और बढ़िया से आंसर लिख कर आइएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। अब आगे के लिए देखिए
इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और यार वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो उनको यार सब्सक्राइब तो कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिए अपने जरूरतमंद दोस्तों के बीच में। इसके आगे भी देखिए हम जीएस पेपर 1 को लेकर, जीएस पेपर 3 को लेकर भी कई 2-3 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं, तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।